हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस में कोल्ड वॉर। लास्ट सेशन में हमने ओल्ड एंड न्यू कोल्ड वॉर है इनमें डिफरेंस किया एंड आज हम कोल्ड वॉर की फोर्थ स्टेज करेंगे जिसको न्यू डिटॉन्ट कहते हैं। पहले हमने डिटॉन्ट किया जिसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो स्मूथ होना स्टार्ट हो जाते हैं। इट मींस जो सुपर पावर्स हैं अपने कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। तो उसके बाद न्यू कोल्ड वॉर है वो अमर्ज हो जाती है, लेकिन बाद में स्टेज फोर्थ आती है जिसमें दोबारा से जो कन्फ्लिक्शन है इसको रिजोल्व करने की कोशिश की जाती है, जिसको हम स्टेज फोर्थ कह रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड 85 से लेकर 90 तक माना जाता है। एंड आज हम इस सेशन में इसके कॉजेस करेंगे एंड मेन इवेंट्स करेंगे कि न्यू डिटॉन्ट है वो क्यों अमर्ज होता है। तो पहले हम इसका मीनिंग करते हैं। मीनिंग ऑफ न्यू डिटॉन्ट, जो डिटॉन्ट था, सिंपल डिटॉन्ट का मीनिंग क्या है? कन्फ्लिक्शन को रिजोल्व करना। अब दोबारा से जो कन्फ्लिक्शन हुई है हम उनको रिजोल्व करना चाहते हैं। तो कोल्ड वॉर में जो टू सुपर ब्लॉक है यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों में जो प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम्स को कोऑपरेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको न्यू डिटॉन्ट कहते हैं। जो डिटॉन्ट है, डिटॉन्ट का मीनिंग क्या होता है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अब न्यू डिटॉन्ट अराउंड 1985 द न्यू कोल्ड वॉर बिगिन diluting as once again USA and USSR had decided to come out or at least limit the area of new cold war। इसका मीनिंग क्या हो गया? अब जब न्यू कोल्ड वॉर होती है 1980 से लेकर 85 तक, उसके बाद दोबारा से जो न्यू कोल्ड वॉर थी जो बहुत ज्यादा डेंजरस थी, इसीलिए जो दोबारा से डिल्यूट होने स्टार्ट हो जाती है। जब दोनों सुपर पावर्स क्या करती हैं, हमको अपने जो प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व करना जरूरी है। एटलीस्ट लिमिट द एरिया ऑफ न्यू कोल्ड वॉर, हमारी कन्फ्लिक्शन को दूर करना जरूरी हो जाता है। तो इस टाइम ऑल द वर्ल्ड रियलाइज द नीड टू चेक इट। वो चाहते हैं न्यू कोल्ड वॉर है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए बिफोर टू रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि इससे पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए, जब हम ऐसे पॉइंट पर चले जाएं जहां से वापस नहीं मुड़ सकते हैं। अगर अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, इसका क्या रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट होगा कन्फ्लिक्शन, इसका रिजल्ट होगा डिस्ट्रक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के साथ अब लड़ाई होगी और इसमें पूरा वर्ल्ड सेकंड्स में ही डिस्ट्रक्ट हो सकता है। इसीलिए पूरा वर्ल्ड यही एफर्ट्स कर रहा था कि किसी ना किसी तरह जो न्यू कोल्ड वॉर अमर्ज हुई है हम इसको खत्म कर पाए, इसीलिए न्यू डिटॉन्ट है जो अमर्ज होता है। तो न्यू डिटॉन्ट के अमर्ज होने के कॉजेस क्या है? कॉजेस ऑफ द अमर्जेंस ऑफ न्यू डिटॉन्ट। तो पहले क्या है? स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट आर्मामेंट्स, मीनिंग अब पूरा वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यही चाहती थी डिसआर्मामेंट है वो इंक्रीज होना चाहिए, आर्म्स कंट्रोल होना चाहिए, इसीलिए वो किसके अंगेंस्ट थी? आर्मामेंट्स के अंगेंस्ट थी, न्यूक्लियर वेपन के अंगेंस्ट थी। इसीलिए यूएसए एंड यूएसएसआर यही देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड का ओपिनियन है वो चेंज हो चुका है। न्यू कोल्ड वॉर में रिलेशन थोड़े से चेंज होने लगे थे। अब नेशनल इंटरेस्ट है जो इंपॉर्टेंस आने लगी थी। अब जो नेशंस हैं वो अपनी प्रायोरिटीज देख रहे थे, किसी ब्लॉक का मेंबर नहीं बन पा रहे थे। इसमें वो कहते थे कि हमारे लिए अपने इंटरेस्ट है इनको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। एंड जो नैन है, नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी बहुत से एफर्ट्स किए थे कि न्यू कोल्ड वॉर है जो खत्म हो सके। एफर्ट्स ऑफ नैन एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस वजह से न्यू डिटॉन्ट का पीरियड है जो अमर्ज होता है। एंड यूएसए पॉजिटिव एटीट्यूड, अब यूएसए है जो उसके प्रेसिडेंट रीगन थे, इनके एटीट्यूड में भी चेंज आने लगा। ये भी चाहते थे कि हमको कन्फ्लिक्शन को खत्म करना है, रिजोल्व करना है। एंड इसके लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होता है 1985 में, जिसमें बड़ी बड़ी नेशंस हैं उनके मिनिस्टर्स आते हैं और वो कहते हैं जो न्यूक्लियर आर्म रेस है हम इसको कट करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर वॉर होती है हम इसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसको यूज नहीं करेंगे। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, उसके बाद बहुत सी समिट्स होती हैं जिस वजह से यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों यही चाहते हैं
कि हमको अपने रिलेशंस को स्मूथ बनाना है। एंड इनिशिएटिव टेकन बाय सोवियत यूनियंस लीडर मिखाइल गोर्बाचेव, तो इनके द्वारा बहुत से इनिशिएटिव लिए जाते हैं। इन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई थी, तो इन दो पॉलिसीज की वजह से इन्होंने अपने जो कन्फ्लिक्शन है इसको दूर करने की कोशिश की। इस वजह से जो रिलेशंस हैं वो स्मूथ हुए थे। इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यू कोल्ड वॉर है वो खत्म होती है। तो ये हो जाते हैं causes of the emergence of new detonate। अब जो न्यू detonate emerge होता है इसमें मेन इवेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है जिनेवा एग्रीमेंट बिटवीन रीगन एंड गोर्बाचेव 1985। जो रीगन है ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे और गोर्बाचेव जे यूएसए सार के प्रीमियर थे। तो इन दोनों में एग्रीमेंट होता है जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, एक न्यूट्रल कंट्री है। इसमें एग्रीमेंट के थ्रू बहुत से एग्रीमेंट हैं वो किए जाते हैं जिसमें कोऑपरेशन की बात होती है जो 85 में होती है। इसमें एग्री हो जाते हैं टू अब्सटेन फ्रॉम न्यूक्लियर वॉर, हम न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे। पहले तो डिक्लेरेशन हो रहा था, अब हमने इसमें एग्री ही कर लिया कि हम न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे। कंटेन देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बाय 50%, हमारे न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं हम इसको फर्दर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं हम इसको 50% रिड्यूस कर देंगे। कंप्लीट बैन ऑन ऑर्गेनिक एंड केमिकल वेपन्स, हम इनको यूज नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनिक वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, इनके ऊपर कंप्लीट बैन के लिए एग्री हो जाते हैं। एंड एग्री हो जाते हैं नॉट यूज ऑफ पावर टू रिजॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जितनी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं हम इनको रिजॉल्व करने के लिए वॉर, पावर, फोर्स को यूज नहीं करेंगे। एंड मोर कंट्रीज shall be motivated to sign NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसको साइन करने के लिए हम अदर कंट्रीज को मोटिवेट करेंगे। एंड स्ट्रेंथन एकेडमिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, कल्चरल रिलेशंस, तो जो पॉजिटिव चेंज आता है कि हम अपना कोऑपरेशन है वो इंक्रीज करेंगे। एकेडमिक, साइंटिफिक, रिसर्च, हर एक चीज में हमारे कोऑपरेशन है वो इंक्रीज होंगे। एंड इसके साथ ही जो इस चीज के भी एग्री होते हैं कि हम हर साल एक कंट्री को विजिट करेंगे। यूएसए के लीडर हैं वो कहाँ जाएंगे, यूएसएसआर में। एंड नेक्स्ट ईयर यूएसएसआर के प्रीमियर लीडर हैं वो कहाँ जाएंगे, यूएसए में। तो इस तरह जब हम आपस में मिलेंगे अपने कन्फ्लिक्ट्स हैं इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद सेकंड आता है बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ समिट्स एंड डायलॉग्स। अब समिट्स एंड डायलॉग का पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है बिकॉज जिनेवा एग्रीमेंट में हम यही कह रहे थे कि हम ये मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम हर एक साल में एक दूसरे को विजिट करेंगे एंड हम अपने रिलेशन स्मूथ बनाएंगे, इसीलिए समिट स्टार्ट होती हैं। जो 85 में एग्रीमेंट होता है, तो जो 1986 में रेykjavik समिट होता है, तो इसमें से क्या है जो आइसलैंड में है, इसमें जो समिट होता है इसमें जो रशिया के प्रीमियर हैं एंड इस यूएसए के जो प्रेसिडेंट है आपस में मिलते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, अपने कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद हम हर साल एग्रीमेंट समिट्स करने के लिए एग्री हुए थे। तो उसके बाद 87 में वॉशिंगटन समिट होता है, फिर उसके बाद मॉस्को समिट होता है 88 में, देन माल्टा समिट होता है 89 में। इनमें जो रिलेशंस हैं इसको स्मूथ बनाने के लिए, जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं इसको खत्म करने के लिए डिस्कशंस किए जाते हैं। इस तरह जो समिट्स है चलती जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट समिट कब होती है, हेलेंस्की कॉन्फ्रेंस 1990 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलेंस्की इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, बायलैटरल प्राइवेट डिस्कशन होती है। जो मीटिंग थी जो यूएसएसआर के प्रीमियर थे गोर्बाचेव उसमें एंड जॉर्ज बुश में, तो इन दोनों में जो ऐसे के वो नए प्रेसिडेंट बन गए थे, तो वो इंटरनेशनल इशू है इनको रिजॉल्व करने के लिए डिस्कस करते हैं। जैसे गल्फ इशू चल रहा था, इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ईरान इराक जो कुवैत पर वो वॉर करते हैं, इस इन्वेजन पर हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एंड इसके साथ ही
जी डिस्कस करते हैं फ्यूचर ऑफ यूएसए रशिया रिलेशनशिप। जब हमारे कन्फ्लिक्ट दूर हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट दूर होने के बाद हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे, हमने इस पर भी डिस्कशन किया है। हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन है या फिर अदर कोऑपरेशन है, वो कैसे इंक्रीज होगी, इन सब पर डिस्कशन की जाती है हेलेंस्की कॉन्फ्रेंस में। हेलेंस्की कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होता है, यूएसए एंड यूएसएसआर हैं वो ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं, ज्वाइंट पेपर है वो इशू करते हैं, जिसके बाद ये माना जाता है कि जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए हेलेंस्की कॉन्फ्रेंस है, हेलेंस्की कॉन्फ्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है डिटॉन्ट में कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक्चुअल में कोल्ड वॉर है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने पर खत्म हो जाती है, तो हम वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है गोरबैचव्स पॉलिसीज ऑफ पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। तो इसकी जो दो पॉलिसीज थी जिन्होंने यूएसएसआर में बहुत ज्यादा फ्रीडम ले आए। पेरिस्ट्रोइका जी क्या थी, इसका मीनिंग था रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मेशन। ये चाहते थे जो हमारा सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसको रिफॉर्म किया जाए। इसमें कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म में थोड़ी सी फ्रीडम लाई जाए, तो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव कर रहे थे टू मेक सोसाइटी ट्रू वेलफेयर, सोसाइटी का पूरा वेलफेयर हो, इसीलिए पॉलिसीज को चेंज कर रहे थे। तो जो ग्लासनोस्ट है, ग्लास का मीनिंग होता है ट्रांसपेरेंट, तो इसमें क्या आता है ओपननेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, प्रेस को फ्रीडम दी जाती है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन है वो कर सकते हैं। इसमें जो पार्टी सिस्टम है वो लिबरल किया जाता है, तो इसमें फ्री एटमॉस्फेयर है वो इंक्रीज किया जाता है। इस तरह जो गोरबैचव है पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, यूएसएसआर में मूवमेंट्स चला रहे हैं, यूएसएसआर में रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। तो इन दोनों का मीनिंग क्या बन गया, इट स्टूड फॉर डेमोक्रेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयरिज्म। तो इससे डेमोक्रेसी को इंक्रीज कर रहे हैं, लोगों को लिबर्टी दे रहे हैं, उनके ट्रू वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाता है। कहीं ना कहीं यही माना जाता है तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है गोरबैचव की पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट इन दो पॉलिसीज की वजह से ही हुआ है। एंड लास्ट इवेंट होता है साइनिंग ऑफ आईएनएफ ट्रीटी 1 दिसंबर 87। जो 87 में जो ट्रीटी होती है इस वजह से हमें लगता है स्मूथ रिलेशंस दोबारा से अमर्ज हो चुकी हैं। आईएनएफ इट स्टैंड्स फॉर द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। जब हमने इससे पहले थर्ड स्टेज की थी न्यू कोल्ड वॉर, उसमें क्या था, जो इंटरमीडिएट जो मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं वो स्टेशंस की जाती हैं ईस्टर्न यूरोप में भी वेस्टर्न यूरोप में भी, तो टेरर का एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट किया जाता है। अब इसमें क्या किया गया कि जो हमारी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। बोथ एग्री टू एलिमिनेट मीडियम रेंज मिसाइल्स एंड अंडर ज्वाइंट सुपरविजन। इसके लिए यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों झूठ ना बोले, ज्वाइंट सुपरविजन के अंडर यह काम किया जाएगा। यूएसए है 8 दिसंबर को जो दोनों एग्री हो जाते हैं, और यूएसए की जो सेनेट है इसको 27 मई 1988 को रेटिफाई कर देती है एंड यूएसएसआर 1 जून को रेटिफाई कर देते हैं। इस तरह आईएनएफ ट्रीटी है वो साइन होती है, जिससे हमको लगता है न्यू डिटॉन्ट है वो अमर्ज हो गया। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, न्यू डिटॉन्ट है इसने रिलेशंस को बहुत स्मूथ बना दिया विद इन 4 years ऑफ इट्स अमर्जेंस। मीनिंग इसके अमर्जेंस होने से 85 से लेकर 89 तक द वर्ल्ड वाज सक्सेसफुल इन ओवरथ्रोइंग द न्यू कोल्ड वॉर। इससे हमने न्यू कोल्ड वॉर को खत्म कर दिया इन फेवर ऑफ पीस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब हम पीस में एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं आप भी एग्जिस्ट करो, एंड गेव बर्थ टू न्यू होप, फेथ, एस्पिरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल। इनमें जे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी है हमको लगता है वो इस्टेब्लिश होगी। इस तरह न्यू डिटॉन्ट का रिजल्ट निकलता है जिससे कोल्ड वॉर है वो खत्म हो जाती है, जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लास्ट स्टेज एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।